students, myself Rohit Jangda and I am working as a PGT Geography in Suraj Group of Schools। और ये जो लास्ट आपका चैप्टर है इसकी हम सेकंड वीडियो में आज हैं आमने सामने, और जिसके अंदर हम बात करेंगे हम एयर पोल्यूशन की। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो वाटर पोल्यूशन था। सेकंड जो आपका इश्यू है वो है एयर पोल्यूशन, और ये एयर पोल्यूशन हो चाहे वाटर पोल्यूशन हो, इसको हमने जोग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव से देखना है। जोग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव से देखते हुए ये देखना है कि इसके रीज़न क्या हैं, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं एयर पोल्यूशन। देखिए, इट ऑकर्स व्हेन द हार्मफुल सब्सटेंस इंक्लूडिंग particulates, biological molecules are introduced into Earth's atmosphere with the increasing use of varieties of fuels as source of energy, which results increase in emission of toxic gases into the atmosphere, resulting the pollution of air। देखिए, सीधा सीधा सिंपल सा आपको बताया गया है, ठीक है, कि एयर जो है वो बैलेंस है, सारी चीज़ें जो है वो एक फिक्स रेशियो के अंदर है। लेकिन जैसे जैसे हमने कुछ चीज़ों का एक्स्ट्रा यूज़ करना स्टार्ट किया है, और उन चीज़ों को एक्स्ट्रा यूज़ करने से जितनी भी आपकी गैसेज जो निकल रही हैं, ठीक है, या जितनी भी आपकी जो गैसेज हैं जो इमिट हो रही हैं, वो एक्स्ट्रा रेशियो के अंदर वहाँ पे मिल रही है, और एक्स्ट्रा रेशियो के अंदर मिलने की वजह से आपका जो एयर है उसका पोल्यूशन हो रहा है। अब देखिए, पोल्यूशन क्या है, हर चीज़ एक फिक्स रेशियो के अंदर, ठीक है। अगर उस रेशियो के अंदर, मान लिया जब हम किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं या किसी की बात करते हैं, तो उसके अंदर एक फिक्स रेशियो होता है कि इतने परसेंट ये होगा और दूसरी चीज़ इतने परसेंट होगी। लेकिन अगर उस परसेंटेज में कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होती है, देन दिस इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन। ठीक है, मान लिया आप ये कहोगे आपकी जो 0.3% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, और 0.3% ने ही आपका जो पूरा सिस्टम है वो इतना मेंटेन कर रखा है कि आप देख सकते हो कि कितनी आपके पास गर्मी होती है, कि किस तरह से आपका सिस्टम होता है। अगर आप सोचिए कि यही कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफरेंट आपकी फॉर्म में है, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या कार्बन टॉक्सिक, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, अगर ये बढ़ जाए, द नंबर ऑफ कार्बन्स अगर इंक्रीज हो जाएँ, तो आपको ये तो पता है बेटा कि कार्बन के अंदर एक क्वालिटी होती है जिससे वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इट मीन्स क्या होगा, जितनी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, उतनी ही आपका फिर यहाँ पे रहना जो है, अर्थ के सरफेस के ऊपर रहना जो है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सो पॉल्यूशन के अपने इम्पैक्ट हैं, ठीक है, इसलिए सब चीज़ क्या कर रखी है, बैलेंस कर रखी है, एकदम एक फ्लो के अंदर, एक सिस्टम के अंदर चीज़ों को चला रखा है, ठीक है। अब देखिए, अगला जो है वो है आपका सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का जो रीज़न है वो क्या है, क्यों होता है, सोर्स क्या है, कहाँ से आती है ये सारी चीज़ें। देखिए, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर कॉम्बिनेशन ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, सॉलिड वाटर डिस्पोजल, स्वैग डिस्पोजल एटसेट्रा। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको जलाने की वजह से या जिनको डिकम्पोज करने की वजह से आपका जो कार्बन है वो रिलीज होता है। और कार्बन किसी भी फॉर्म के अंदर, किसी से भी उसने कोई भी कम्बिनेशन किया हो या किसी के भी साथ वो अटैच हो, अगर वो कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन का मतलब क्या है, कार्बन चाहे आपका पेट्रोलियम के अंदर हो, चाहे आपका गैसेस के अंदर हो, या इसके अलावा कोई दूसरी फॉर्म के अंदर हो, अगर कार्बन है तो जाहिर सी बात है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जितनी हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, और इस अर्थ सरफेस के इंक्रीज होने की वजह से आपको ये सबसे पहले महसूस होगा कि एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवनली आप देख रहे हो कि शहरों के अंदर जो ppm है, पार्टिकल्स पर मिलियन है, ठीक है, जिसके अंदर हम डस्ट पार्टिकल वगैरह की बात करते हैं, तो आप देखते हो कि गर्मियों के अंदर भी, इवनली सर्दियों में तो फॉग होती है, हमें पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों के अंदर, मुंबई जैसे शहरों के अंदर गर्मियों के अंदर फॉग होने लगती है। और उस गर्मियों के अंदर फॉग होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो क्या है, आपका पोल्यूशन, ठीक है, ये है। तो ये, और उसके सोर्स का है, आपके इंडस्ट्रीज़ हैं, आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, आपका पेट्रोल और डीजल का कंबशन है, चाहे वो आप किसी भी फॉर्म के अंदर करते हो, ठीक है, आपका सॉलिड वेस्ट है, ये सारी चीज़ें जो है रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द इन एयर पोल्यूशन, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या क्या हैं, देखिए, एयर पोल्यूशन कॉज वेरियस डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एयर पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा रीज़न है या सबसे बड़ा जो उसका डिसएडवांटेजेस हैं, उसके अंदर एक है आपका क्या,
रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम करता है, नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन के अंदर रह रहे हो या ऐसी सिचुएशन में रह रहे हो जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपका नर्वस सिस्टम है, वो क्या हो रहा है, काम कम करेगा, वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट करेगा। ठीक है, आप देख रहे हो कि शहरों के अंदर जो लोग होते हैं वो एक एज के बाद, आफ्टर ए एज, वो लोग शहरों को छोड़कर कहाँ जाते हैं, गांव के अंदर आ जाते हैं। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि वहाँ का जो एयर पोल्यूशन है अब उसमें रहने लायक वो नहीं है। और अगर अब भी वो वहाँ पे लगातार इसी तरह रहे तो उनकी जो एज है, जो मोर्टेलिटी रेट है वहाँ का, वो बढ़ेगा। मतलब जो एवरेज जो एज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक आदमी जो 65 साल जी सकता था वो मैक्सिमम वहाँ पे 60 ही साल तक जी पाए। उसके बाद है smoky fog over cities called a urban smog is caused by the atmospheric pollution. It proves very harmful to the human health. मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि किस तरह से फॉग जो है वो शहरों के अंदर दिखाई देती है। ये फॉग आपको कब दिखाई देती है, पोल्यूशन की वजह से। अगर पोल्यूशन ना हो तो ये फॉग आपको दिखाई नहीं देगी। उसके बाद है एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज एसिड रेन। ठीक है, देखिए जितना एयर पोल्यूशन होगा, ऊपर आपकी एक सरफेस के ऊपर या ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर, ऊपर क्लाउड के अंदर आपके जो डस्ट पार्टिकल वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे जाके जमा होंगी। अब उससे होगा क्या, उससे होगा कि जैसे ही रेनफॉल होगी, जैसे ही रेनफॉल होगी तो वो उसके साथ एसिड जो है वो उसके साथ मिल के आएगा। अब जैसे ही वो उसके साथ मिल के आएगा, वो अर्थ सरफेस के ऊपर आके गिरेगा, वही एसिड जो है वो ट्रांसफ़र कर जाएंगे इंटीरियर के अंदर, और इस तरह से सारी प्रॉब्लम्स क्या होंगी, क्रिएट होंगी। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक है बेटा वो है आपका नॉइज़ पोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज़ पोल्यूशन? देखो, नॉइज़ पोल्यूशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ अनबेरेबल एंड अनकंफर्टेबल ह्यूमन बीइंग्स विद caused by noise from the different source। आपकी चारों तरफ आपके ऐसी आवाज़ होने लगे जो आपको सहन ना हो। ठीक है, आप शांत माहौल में रहने के आती हैं और अचानक आप हाईवे पे जा रहे हैं जहाँ पे हॉर्न बज रहे हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ आवाज़ कर रही हैं, अदर जो डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। देखिए, पोल्यूशन का मतलब ही वो है कि जहाँ पे आपके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए रहने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थिंग्स है ना, वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, आपको ज़िंदा रहने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, क्योंकि इसके ऊपर आप जो है ना आपका फूड ग्रेन्स उगाते हो और उसको खाओगे। अगर ये सारी ज़मीन ख़राब हो जाए या इस तरह की हो जाए कि यहाँ पे आप कुछ उगा ही ना सको, देन इट इज़ पॉसिबल कि आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो? नहीं, ये कभी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वी नीड फूड, हमें फूड तो चाहिए। ठीक है, और फूड कहाँ पे होगा, नेचुरल तरीके से। ऐसा नहीं कि उसको भी हम केमिकल से या मैन मेड तरीके से बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है मेन सोर्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन आर वेरियस फैक्ट्रीज, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वर्क्स, ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट एट्सेट्रा। ये सारे आपके वो सोर्सेज हैं जो आपका नॉइज़ पोल्यूशन के रीज़न है, जिसके अंदर आपका ऑटोमोबाइल भी है, आपके इंडस्ट्रीज़ हैं, आपके जेट्स भी हैं, और ख़ासकर वो फाइटर जेट जो होते हैं बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है द लेवल ऑफ स्टेडी नॉइज़ इज़ मेजर्ड बाय द साउंड लेवल एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डेसिबल। ठीक है, कितने डेसिबल तक हम सुन सकते हैं, और उससे कितना ज़्यादा अगर होता है तो वो आपका एयर पोल्यूशन। देखिए, मान लिया हम 5 डेसिबल सुन सकते हैं, 5 डेसिबल तक हम सुन सकते हैं, और अगर जो नॉइज़ है वो 5 की बजाय 7 हो जाती है या 8 हो जाती है, तो यहाँ तक तो हम कन्फर्म कर सकते हैं कि यहाँ तक तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि हमें सिर्फ 6 सुनने की आदत है और अचानक से वो 12 हो जाए, तो आपकी क्या हालत होगी? अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे नॉर्मल जो एवरेज आपकी डेसिबल में वॉइस है वो 12 है, और आप सिर्फ 6 तक आप इजीली सुन सकते हो, तो क्या होगा कि कभी वहाँ से निकल के जब आप नॉर्मल कंडीशन के अंदर जाओगे ना, तो वहाँ पे हालात ये हो जाएंगे कि आपको जो सुनना चाहिए वो आपको सुनेगा ही। ठीक है, उसके बाद है द बिगेस्ट nuisance in the noise produced by the traffic, because its intensity and nature depend upon the such factor as the type of aircraft, vehicle, train and the condition of the road as well as the that of vehicle। अब देखिए, पुराना ट्रक है ज़्यादा आवाज़ करेगा, नया ट्रक है कम आवाज़ करेगा, डीजल इंजन जो है वो ज़्यादा आवाज़ करेगा, पेट्रोल इंजन जो है वो कम आवाज़ करेगा, एयरक्राफ्ट जो है वो ज़्यादा आवाज़ करेंगे। ठीक है, और जो ट्रेन है उसका जो हॉर्न है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा। तो ये सारे जो हैं सबसे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन का अगर कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है या कोई बहुत ज़्यादा
उसके लिए जिम्मेवार है, तो वो है आपका क्या, ये आपका ऑटोमोबाइल। ठीक है। उसके बाद है आपका नॉइज पॉल्यूशन इज लोकेटेड स्पेसिफिक एंड इट्स इंटेंसिटी डिक्लाइन विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। ठीक है, जितना आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जैसे आप हिली रीजन के अंदर देखा, फ्रॉम द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन दैट इज इंडस्ट्रियल एरिया, आर्टिजियंस, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट एट्सेट्रा। आप देखो, अगर आप देखोगे ना एयर पोल्यूशन, आपको दिल्ली के अंदर सारी चीज़ें हैं, देखो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है, ट्रैफिक, एक चीज़। ठीक है। दूसरा वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे एयरक्राफ्ट है, वहाँ पे सॉरी वहाँ पे आपका बेस है। ठीक है, आर्मी का बेस है, वहाँ पे आपका एयरपोर्ट है, वहाँ पे आपका ट्रैफिक है। ये सारी चीज़ें होने की वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पे कोई पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है आपका अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। देखिए, सॉलिड वेस्ट refers to the variety of old and used articles, for example stained small pieces of metals, broken glasswares, plastic containers, polythene bags, ashes, polyps, CDs, etc., dumped at different places. Discarded materials are termed as refuse. Garbage and rubbish etc. are disposed of from two sources: household or डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट एंड इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, सारे वेस्ट के बारे में बात की गई है कि कैसे आप जो वेस्ट है आपका वो आप इस तरह से जो अर्बन एरिया में स्पेशली किस तरह से आप डिकम्पोज करते हो, और कैसे वो आपके लिए अगर डिकम्पोज ना हो या प्रॉपर डिकम्पोज ना हो तो आपके लिए हार्मफुल होता है। द हाउस होल्ड वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ आइदर ऑन पब्लिक लैंड्स और ऑन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर साइट्स। बड़े बड़े घर बनते हैं, धूल उड़ती है, क्रैशर होता है, ये सारे आपके जो है ना अर्बन जो पोल्यूशन है वो रीज़न है। द सॉलिड वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर कलेक्टेड एज डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू पब्लिक facilities at low lying public ground landfill areas. Solid waste cause health hazards through creation of obnoxious smell and harboring of flies and rodent which act as a carriers of disease like the uh, thyroid, diphtheria, diarrhea, malaria and कॉलेरा। ये सारी बीमारी हैं जो आप जितना आप पॉल्यूशन करोगे, जितना आप वेस्ट करोगे, जितना आप उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नहीं डालोगे, गंदगी पड़ी रहेगी, मक्खियाँ बैठेंगी, वही मक्खियाँ आके आपके खाने पे बैठेंगी। इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स in and around urban centers give rise to disposal industrial waste. The dumping of industrial waste into rivers leads to water pollution. Urban waste disposal is a serious problem in India. The the metropolitan cities like Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru in area के अंदर ये ज़्यादा होता है। About 90% of the solid waste is collected and disposed. About 30 to 50% of the waste generated are left uncollected, which accumulate on streets, its open space between house and its wastelands, leading to serious health hazards. और यही वजह है कि जिन एरियाज़ के अंदर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं वहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, वहीं पे बीमारियां ज़्यादा होती हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स की, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स के अंदर आप देखो, urban center in India are more different in terms of socio-economic, political, culture and other indicators development than any other areas. Farm, house and high income groups locally characterized by well-developed urban infrastructure like wide roads, street light, water and sanitation facilities, around well-developed green belt, park, playing ground province the individuals securing and right टू प्राइवेसी। ये सारी वो हैं जो आपके अर्बन एरिया के अंदर जिनको फैसिलिटीज़ मिली हैं। लेकिन अगर आप स्लम्स की बात करोगे तो ये क्या है, स्लम्स झुग्गी झोपड़ी कल्चर, दीज आर इनहेबिटेड बाय दोज पीपल हु वर फोर्स्ड टू migrate from the rural areas to these urban centers in search of livelihood but could not afford proper house due to the high rent and high cost of land.
दे ऑक्यूपाई एनवायरमेंटली इनकम्पेटेबल एंड डिग्रेडेड एरियाज़। अगर आप इनकी बात करोगे तो आप स्लम्स के अंदर बहुत सी क्या प्रॉब्लम्स होती है। देखो वेल उनके पास जो है वाटर फैसिलिटीज़ नहीं होती है, उनके घर जो होते हैं उनके अंदर आपकी एयर पासिस की कोई सुविधा नहीं होती, लाइट नहीं है, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी वहीं पे इकट्ठा होता है, गंदगी होती है, डिकम्पोजर्स नहीं है, मतलब उनको वहाँ से वेस्ट जो है उसको इकट्ठा नहीं किया जाता, लेके नहीं जाते। तो ये इतनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इस तरह से क्रिएट होती हैं इस रीज़न के अंदर। और फिर ऐसा होने के बाद ये लोग इनकी इनकी प्रॉब्लम जो है मेन क्या है कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये लोग बीमार भी होते हैं और गरीबी के अंदर भी रहते हैं। दूसरा, ये स्लम्स और जो झुग्गी झोपड़ी है ये डेवलप कैसे हुई या कैसे इनकी बात होती है। तो अगर आप बात करोगे, चलो काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो स्लम्स आपकी बेटा बेसिकली क्या है कि स्लम्स आपका वो रीजन है जहाँ पे लोग जो है अपनी लिवलीहुड यानी आजीविका कमाने के लिए आए थे। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे स्टेबल नहीं कर सके क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं थी कि वो यहाँ पे घर ले सके, यहाँ पे अच्छे मकान अफोर्ड कर सके, किराया भर सके। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस तरह से कहीं भी झुग्गी झोपड़ी डाल के और वो वहाँ पे रहने लगे। धीरे 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 वो एक पूरा एक सिस्टम तैयार हो गया, ठीक है। और एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पे सिर्फ वो उन्हीं लोगों के लिए क्या हो गई, फेमस हो गई। और एशिया के अंदर अगर आप बात करो तो इंडिया के अंदर स्पेशली बात करो आप, तो मुंबई के अंदर सब इस तरह की झुग्गी झोपड़ियों की एक बहुत फेमस नाम है जिसका नाम है धारावी, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लम्स एरियाज़ और उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए, या हो सकता है कल जो लाइव क्लासेस होंगी उसके अंदर भी हम इसको कर सकते हैं। ओके गाइस, तब तक के लिए